हेलो गाइस, मैं पंकज कुमार आपको स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल सीपीके मैथ्स पर। जैसा कि हम लोग 11th क्लास से स्टार्ट किए हैं और आपको बता दें कि अब 11th क्लास के रेगुलर वीडियो मिलेंगे आपको, रोज़ मिलेंगे टाइम 10 बजे से, हर रोज़ मिलेंगे आपको। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे 11th क्लास के सिलेबस के बारे में जानकारी लिए थे, और सेकेंड वीडियो में हम लोग समुच्चय के बारे में कि समुच्चय कौन हमारे संग्रह जो होते हैं समुच्चय होते हैं, कौन से संग्रह समुच्चय नहीं होते हैं, वहाँ पर हम ट्रिक भी बताए हैं। अगर वो मेरे वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर वो मेरा वीडियो देखिए, तब इस वीडियो को देखिएगा। आपको ईजी तरीक़ा से और आसान तरीक़ा से और बहुत ही मस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं समुच्चय। अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं समुच्चय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण। समुच्चय पढ़ने से पहले हम लोग कुछ पॉइंटों को ध्यान देना होता है। ऐसे समुच्चय में कुछ ऐसे पॉइंट, कुछ ऐसे संकेत आएंगे आपको पढ़ने को, जिसको बारे में आपका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको मिलेंगे ऐसे ई जैसा, इसको क्या कहा जाता है, इसको पढ़ना पड़ेगा आपको। ये यू जैसा, इसको क्या कहना पड़ता है, ये ऐसे दो डॉट जैसा, मैं सारी जानकारी सबसे पहले हम ले लेते हैं। तो वहीं देखेंगे समुच्चय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू सेट्स। तो आप ध्यान दो, सबसे पहली बात कि एक एग्जाम्पल से समझ रहे हैं हम। एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिए हैं, एक उदाहरण लिए हैं। समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 6। ओके, 1 2 3 ऐसे देखो। समुच्चय को निरूपित करने की बहुत सारे विधियाँ हैं। यह हमारा रोस्टर रूप है। इसके बाद जाइएगा गुण प्रकटीकरण रूप आएगा, या उसको बोला जाता है समुच्चय निर्माण रूप। फिर जाइएगा वेन डायग्राम आता है, यानी वेन आरेख आता है। ऐसे बहुत सारे धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। अभी एक एग्जांपल लेते हैं। समुच्चय ए बराबर मंझोला कोष्ठ दिए 1 2 3। अब इसमें कौन से क्या है वो जानकारी ज़रा गौर से कीजिएगा, ध्यान दीजिए। पहला हमारा पॉइंट है तथ्य में, इम्पोर्टेंट तथ्य में, महत्वपूर्ण तथ्य में हम लोग को पहला पॉइंट है कि समुच्चय के अवयवों को मंझोले कोष्ठक के अंदर रखा जाता है। समुच्चय के अवयवों को मंझोले कोष्ठक के अंदर रखा जाता है। तो यहाँ एक नया नाम आया, अवयव। अब ये अवयव क्या होता है? तो समुच्चय के जो मंझोले कोष्ठ के अंदर जो भी हमारे वस्तुएं होती है, जो भी हमारे सदस्य होते हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं? अवयव कहलाते हैं। जो भी वस्तुएं होगी, या 1 2 3 4 5 6 है, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे बाबू? ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाएंगे? अवयव। क्या कहलाएंगे? अवयव। ध्यान से देखिएगा, क्या कहलाएंगे? अवयव कहलाएंगे। यानी मंझोले कोष्ठ के अंदर, किसी भी समुच्चय में मंझोले कोष्ठ के अंदर जो भी वस्तुएं होती है वो क्या कहलाती है? अवयव कहलाती है। अगर जिस किसी को अवयव की परिभाषा चाहिए तो आप लिख लो कि मंझोले कोष्ठ के अंदर किसी समुच्चय के, ध्यान से, किसी समुच्चय के मंझोले कोष्ठ के अंदर जो भी वस्तुएं होती है वो क्या होती है? अवयव कहलाती है। एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, किसी समुच्चय के मंझोले कोष्ठ के अंदर जो भी वस्तुएं होती है उसे क्या कहा जाता है? अवयव। अवयव का एक और नाम है, क्या नाम है? सदस्य। एक और नाम है, क्या नाम है? तत्व। अगर इसकी इंग्लिश की बात करें तो इसको इंग्लिश में क्या क्या कहा जाता है? यहाँ पर इंडिकेट कर दे रहे हैं हम। अवयव को एलिमेंट कहा जाता है, एलिमेंट्स। ओके, या इसको हम लोग बोल सकते हैं मेंबर, MEMBERS, मेंबर्स, यानी सदस्य भी बोल सकते हैं। यानी यहाँ पर इसको हम क्या बोल सकते हैं? सदस्य भी बोल सकते हैं। ये जो सदस्य तो लिखे हैं, ठीक है। अब इसको क्या बोल सकते हैं हम? ऑब्जेक्ट। क्या बोल सकते हैं? ऑब्जेक्ट्स। तो ये सारे नाम हैं हमारे। कोई इसको एलिमेंट्स बोलता है, कोई इसको मेंबर्स बोलता है, कोई इसको ऑब्जेक्ट बोलता है इंग्लिश में। अगर हिंदी की बात करें तो कोई इसको अवयव बोलता है, कोई इसको सदस्य बोलता है, कोई इसको तत्व बोलता है। हम जो वर्ड यूज करेंगे, हम यूज करेंगे अवयव का, सबसे ज़्यादा यूज करेंगे अवयव का हिंदी में। अगर इंग्लिश में यूज करेंगे तो हम यूज करेंगे किसका? एलिमेंट्स का। आप भी कीजिएगा, या अवयव का या एलिमेंट्स का सबसे ज़्यादा उपयोग करेंगे, क्योंकि तीनों नाम लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। तीनों को तो एक ही चीज़ कहा जाता है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा हम लोग यूज करेंगे एलिमेंट्स नेम का, यहाँ पे यूज करेंगे अवयव नेम का। तो अभी तो हम लोग जाने अवयव क्या होता है कि मंझोले कोष्ठ के अंदर 1 2 3 4 जो भी हमारे वस्तुएं होती है, जो भी हमारे चीज़ें होती हैं, वो हमारे क्या कहलाती हैं? अवयव कहलाती है। यहाँ पर ये जरूरी है 1 2 3 4 5 6 ही रहेगा। ABCD हो सकता है, आम मैंने केला, संतरा, अनार, जो भी फल के नाम हो सकते हैं, कोई भी वस्तुएं हो सकती हैं। यहाँ पर लड़कों के नाम हो सकते हैं, लड़कियों के नाम हो सकते हैं, औरतों के नाम हो सकते हैं, यहाँ पर नदियों के नाम हो सकते हैं, कवियों के नाम हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। यहाँ पर देख लो, ये भी हो सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर ले लेते हैं हम राम, श्याम,
सुरेश, ये हो सकते हैं, ये भी हमारे क्या हैं, अवयव हैं। ये तीनों हमारे क्या हैं, अवयव हैं। ओके, तो अवयव के बारे में जान गए कि मंझोले कोष्ठ के किस समुच्चय के मंझोले कोष्ठ के अंदर जो भी वस्तुएं होती हैं उसको क्या कहा जाता है, अवयव कहा जाता है, या सदस्य कहा जाता है, या तत्व कहा जाता है, या एलिमेंट्स कहा जाता है, या मेंबर्स कहा जाता है, या ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ओके, अब देखो यहाँ पर तो पूरा अभी तो अवयव के बारे में जानकारी ली है। यहाँ है कह रहा है कि समुच्चय के अवयवों को मंझोले कोष्ठक के अंदर रखा जाता है, यानी जो भी अवयव हैं उसको किस कोष्ठक के अंदर आ जाता है, मंझोले कोष्ठक के अंदर। समुच्चय के अवयवों को मंझोले कोष्ठक के अंदर। आप पूछोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि समुच्चय को अच्छा दिखने के लिए, सुंदर दिखने के लिए। कोई इसके पीछे रीज़न नहीं है कि मंझोले कोष्ठक में क्यों लिखा जाता है। और मंझोले कोष्ठक का बड़ा कोष्ठक में ये लिख सकते हो, राम श्याम सुरेश, बड़ा कोष्ठक में लिख सकते हो। लेकिन मंझोला कोष्ठ हमारा बुक जो कहता है आप मंझोले कोष्ठ को इंडिकेट करो, मंझोले कोष्ठ में हम देंगे तो हम भी मंझोले कोष्ठ में पढ़ते हैं। ये जरूरी नहीं है कि इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है। आप कह सकते हो कि सर बड़ा कोष्ठ देंगे, छोटा कोष्ठ आप दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलती नहीं काट सकता। जो गलती काट रहा है समझो उसके पास कम नॉलेज है, उसको जानकारी नहीं है। यानी समुच्चय के अवयवों को मंझोले कोष्ठ में रखने का क्या रीज़न है, इच्छा अनुसार हम लिखते हैं। अवयवों को सुंदर दिखने के लिए हम लोग लिखते हैं, बहुत सारे हम लोग कह सकते हैं। ओके, तो आप ये समझ गए। अगला है, समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है। यहाँ क्या लिखा है, समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है। समुच्चय को क्या लिखें, समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा सूचित किया, यानी कोई भी समुच्चय को इंडिकेट करना हो, मानना हो, माना कि समुच्चय बराबर ये वो जो भी मानना हो, हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर का उपयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर किए हैं ए बराबर, समुच्चय ए बराबर, समुच्चय बी बराबर, समुच्चय सी बराबर, जो भी यूज करेंगे हम बड़ा करेंगे, बी सी, ये बड़ा डी ई, जो भी लेटर यूज करेंगे हम अल्फ़ाबेट का कैपिटल लेटर यूज करेंगे। समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। ये दो महत्वपूर्ण तथ्य थे। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसको स्क्रीनशॉट कीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट करके उतार लीजिएगा, तो हम मिटा देते हैं। ओके, अब हम लोग जब समुच्चय पढ़ेंगे तो ऐसे सिंबल दिखाई देंगे, ई जैसा। एक्चुअली ई ऐसे होता है, ई ऐसे होता है, लेकिन ये ऐसे नहीं, सी देकर बीच में ऐसे छोटा सा डैश टाइप का होता है। तो ऐसा सिंबल हमको दिखाई देंगे समुच्चय पढ़ते वक्त। तो अब इस सिंबल को क्या कहा जाता है, ये क्यों उपयोग होता है वो बता रहे हैं। तो देखो उपयोग क्यों होता है, यहाँ लिखा गया उपयोग क्यों होता है। किसी समुच्चय में उसके अवयवों को, ध्यान दीजिएगा, किसी समुच्चय में उसके अवयवों को उपस्थिति दर्शाने के लिए इस संकेत का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये संकेत जो है इसका प्रयोग किसी समुच्चय में उपस्थित अवयवों की उपस्थिति दर्शाने के लिए इस संकेत का प्रयोग किया जाता है। देखो ये हमारा ई जैसा है, ये हमारा ई जैसा है, लेकिन काट दिया गया है। तो अब इस ई को पढ़ते क्या हैं, तो बारी बारी से जानकारी लेंगे। सबसे पहले उपयोग के बारे में जान लो कि किसी समुच्चय में उसके अवयवों को उपस्थिति दर्शाने के लिए इस संकेत का प्रयोग किया जाता है। अगर देखो उपस्थिति दर्शाने के लिए किया जाएगा तो ये, अगर मान लो रहेगा कोई अवयव उस समुच्चय में रहेगा, अवयव अगर हमारा समुच्चय में रहेगा तो हम इस सिंबल का यूज करेंगे, अगर नहीं रहेगा तो इस सिंबल यानी काट देंगे। अब इस सिंबल का नाम क्या है, तो यहाँ देखो सबसे पहले जानकारी लेते हैं इसका। अगर इसको देखिए तो इसको कहा जाता है एक्चुअली इंग्लिश में एपिसलॉन, EPISLON, एपिसलॉन। अगर देखो इसको हिंदी कहा जाए, एक्चुअली इसका मीन्स कहा जाए हिंदी में, तो इसको बोला जाता है शामिल है। क्या बोला जाता है, शामिल है। या इसको हम लोग पढ़ सकते हैं सदस्य है, या क्या पढ़ सकते हैं बाबू, सदस्य है, सदस्य है। या इसको हम लोग पढ़ सकते हैं, या इसको हम लोग पढ़ सकते हैं तत्व है। क्या पढ़ सकते हैं, तत्व है। अब कैसे पढ़ेंगे हम लोग बताएंगे, पढ़ना सिखाएंगे। इतना जान जो ऐसे सिंबल को एपिसलॉन बोला जाता है, या ऐसे सिंबल को अगर पढ़ना हो हमको तो ऐसे सिंबल को पढ़ा जाता है शामिल है, या सदस्य है, या तत्व है। ये तीनों में से कोई एक हम लोग पढ़ सकते हैं। अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में हम लोग पढ़ेंगे बिलोंग्स, बिलोंग्स टू, दैट मीन्स शामिल है।
बिलोंग्स टू यानी कि शामिल है। ऐसे सिंबल को क्या पढ़ेंगे? शामिल है या सदस्य है या तत्व है। ओके, अब देखो हम सेकंड सिंबल की बात करते हैं। सेकंड सिंबल की बात करते हैं हम लोग। सेकंड सिंबल क्या है? सेकंड सिंबल ये यहाँ सेकंड सिंबल है एप्सिलॉन दे करके इसको काट दिया गया है। एप्सिलॉन दे करके क्या किया गया है? काट दिया गया है। तो इसको अगर हम लोग पढ़ना चाहें तो इसको सबसे पहले इंग्लिश का नाम होगा, बताओ तो। यहाँ एप्सिलॉन है तो यहाँ क्या होगा? नॉट एप्सिलॉन, नॉट एप्सिलॉन। ओके, क्या होगा? नॉट एप्सिलॉन। अगर हिंदी में पढ़ना हो तो क्या पढ़ सकते हैं बाबू? शामिल है यहाँ, तो यहाँ काटा गया है, दैट मीन्स शामिल नहीं है। क्या होगा? शामिल, शामिल नहीं है, शामिल नहीं है। या पढ़ सकते हैं इसको, या पढ़ सकते हैं क्या? सदस्य है यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे सदस्य, सदस्य नहीं है। या इसको हम लोग पढ़ सकते हैं या करके, या करके क्या पढ़ सकते हैं? यहाँ तत्व है तो यहाँ क्या पढ़ सकते हैं? तत्व नहीं है। अगर इंग्लिश देखना चाहें हम लोग, इंग्लिश देखना चाहें तो इंग्लिश यहाँ बिलोंग्स टू, तो यहाँ क्या होगा? डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट या डजंट बिलोंग टू। ओके, अगर इसको ई जैसा लिखेंगे तो वहाँ शामिल है या सदस्य है या तत्व है या बिलोंग्स टू पढ़ेंगे। अगर ई जैसा लिख कर काट देंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे? शामिल नहीं है, सदस्य नहीं है, तत्व नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू पढ़ सकते हैं इंग्लिश में। तो चलिए देखते हैं अब हम इसको यूज कैसे करते हैं, इस पर क्वेश्चन देखते हैं कैसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कीजिए आप लोग, और स्क्रीनशॉट करके जितना जल्दी हो सके आप उतारिएगा। हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ जो है शामिल है और यहाँ शामिल नहीं है को भरना है। ये सारे जितने भी हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन है, उसमें भरने हैं हमको कि शामिल है कि शामिल नहीं है। ये दोनों में से 10 क्वेश्चन में कौन कौन से कहाँ कहाँ भराएंगे। तो यहाँ क्वेश्चन अगर पूरा रूप से पढ़ें कि यदि ए, इतना ए हमारा समुच्चय दिया है और कह रहा है निम्न में इतना या इतना को भरें, इतना यानी एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट को हमको क्या करना है? भरना है। दैट मीन्स शामिल है और शामिल नहीं है को बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू को हमको भरना है। तो शामिल है का भी बताए कि अवयवों की उपस्थिति को दर्शाता है। शामिल है किसको दर्शाता है? अवयवों की उपस्थिति को दर्शाता है। शामिल है किसको दर्शाता है? अवयवों की उपस्थिति को दर्शाता है। तो आप बताओ यहाँ H, अब देखेंगे H, क्या ये H ए में, ध्यान दो हम कैसे पढ़ रहे हैं, क्या ये H ए में शामिल है? देख लेते हैं। ये हमारा अब समुच्चय है, ये हमारा क्या है? समुच्चय है। अब बता रहा है कि यह H इस समुच्चय में शामिल है कि नहीं, यह H इस समुच्चय में शामिल है कि बताओ शामिल है? आपको दिखाई दे रहा है यहाँ ए से तो जी तक है, A B C D E F G, H कहाँ है? जब H नहीं है तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? यहाँ दे करके शामिल दे करके क्या किया जाएगा? शामिल दे करके काट दिया जाएगा। दैट मीन्स क्या कहेंगे? यहाँ क्या पढ़ेंगे? H शामिल नहीं है का चीज़ में बाबू? ए में। इसको ऐसे ही पढ़ा जाता है, वहीं बोले H शामिल नहीं है ए में, इसको क्या पढ़ा जाता है? शामिल नहीं। या अगर इंग्लिश में पढ़ा जाना चाहें तो H डज नॉट या डजंट बिलोंग्स टू ए, डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी H शामिल नहीं है ए में, या H डज नॉट बिलोंग्स टू ए। बिलोंग्स टू मतलब शामिल है, डज नॉट मतलब नहीं है। ओके, यानी H शामिल नहीं है ए में। अगर यहाँ भरना चाहें तो ए देखेंगे, क्या ए में है? क्या ए में है? तो देखो ए है, हाँ है। जब ए है तो केवल शामिल है भर दो। तो यानी इसको क्या पढ़ेंगे? ए शामिल है का चीज़ में बाबू? ए में। या इसको पढ़ सकते हैं ए सदस्य है किसका? ए का।
या कुछ भी पर ये तत्व है ए का, हम लोग अभी तुरंत जाने हैं, या इसको पढ़ सकते हैं ए तत्व है ए का, यहाँ लिख दो ए तत्व है किसका, ए का। आप पढ़ना सीख गए। कैसे पढ़ोगे, एच शामिल नहीं है ए में, यहाँ पढ़ोगे ए शामिल है ए में। डी को देखते हैं, तो आप डी को देखो तो ज़रा, डी है इसमें, हाँ डी तो है, डी तो यहाँ दिख रहा है। जब डी दिख रहा है तो क्या पढ़ेंगे, शामिल है। क्या बोलेंगे इसको, शामिल है, डी शामिल है ए में, डी शामिल है ए में। इसको भरो तो ज़रा जी डैश ए बताओ, जी है इसमें, हाँ है। जब है तो क्या भरेंगे, शामिल है। 5 देखो एक्स है इसमें, एक्स नहीं है तो क्या भरेंगे, शामिल नहीं है। वाई बताओ है इसमें, नहीं है तो वाई शामिल नहीं है। शामिल देकर क्या कर देंगे, काट देंगे। ओ है इसमें, ओ नहीं दिख रहा है तो यानी शामिल देकर क्या किया जाएगा, काट दिया जाएगा। अब बताओ सी इसमें है ना, देखो यहाँ है सी, यानी सी है तो सी देकर शामिल दे दो, यानी सी शामिल है ए में। एफ भाई एफ भी है यानी शामिल है। आई नहीं दिख रहा है यानी कि शामिल देकर काट दो, आई नहीं है। आई होप कि क्लियर। अगर खुद से बनाने हैं तो जाइए अपने एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज 1.1 में, वहाँ आपको शामिल है और शामिल नहीं है भरने के लिए क्वेश्चन है, वहाँ आप बनाइएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा बनाने में। तो आज का लास्ट टॉपिक देखेंगे, इसके लिए थोड़ी देर में आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए और स्क्रीनशॉट करने के बाद आप क्या कीजिएगा कि खुद से बुक को अपने से बनाने की कोशिश कीजिएगा। ओके, आज के लास्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो है सम इम्पोर्टेंट नोटेशन, या इसको कोई सिंबल भी बोल सकता है। तो सम इम्पोर्टेंट नोटेशन यानी कुछ महत्वपूर्ण संकेत। नोटेशन मतलब होता है संकेत, या सिंबल का हिंदी भी क्या होता है, संकेत बाबू। तो सम इम्पोर्टेंट नोटेशन में कुछ नोटेशन हम लोग को पढ़ने हैं, कुछ शॉर्ट फॉर्म दे देता है समुच्चय में, जिसको पहले से जानना जरूरी है। क्या देता है, कहीं कहीं लिख देगा आपको एन, तो आपको समझना पड़ेगा। अगर आपका एन दिया है, कहीं आपको एन दिखाई दे रहा है तो आपको बड़ा एन, छोटा एन नहीं बड़ा एन, तो आपको समझना है कि इस एन का मतलब होता है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। एन का मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। जहाँ बड़ा एन देगा, जहाँ बड़ा एन दिखाई दिया समुच्चय में, तो वहाँ आप क्या पढ़ोगे, इसको प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अगर डब्लू देता है तो वो होता है पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। डब्लू दिया है तो वहाँ क्या समझना है हमको कि पूर्ण संख्याओं का समुच्चय दिया है, दैट मीन्स 0 1 2 3 4। प्राकृत संख्या दैट मीन्स 1 2 3 4, गिनती की संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या होती है। अगर आई या जेड दिया है, या आई या जेड, अगर आई या जेड दिया है तो वहाँ पढ़ना है पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। देखो यहाँ डबल डैश है, ऐसे डैश है, तो आप ये ना समझ लो कि ये मतलब केवल डैश ही है। डैश का मतलब होता है जस्ट ऊपर वाला, नहीं, संख्याओं का समुच्चय। यानी जेड या आई देगा, उसको क्या समझोगे, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। आई प्लस या जेड प्लस देता है, आई प्लस या जेड प्लस देता है तो धन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। आई प्लस या जेड प्लस देख रहा है तो वहाँ क्या समझोगे, धन पूर्णांकों का समुच्चय। आई माइनस या जेड में देखो, आई है तो पूर्णांक, आई प्लस है, प्लस मतलब धन होता है, धन पूर्णांक का समुच्चय। आई माइनस है तो ऋण पूर्णांक का समुच्चय। क्लियर। तो अब देखो यहाँ है आर मतलब रियल, यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय पढ़ेंगे इसको। आर जहाँ रहेगा वहाँ क्या पढ़ेंगे, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। जहाँ आर प्लस रहेगा धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, जहाँ आर माइनस रहेगा ऋण पूर्णांक वास्तविक संख्याओं। यानी आर है तो वास्तविक, आर प्लस है तो धन वास्तविक, आर माइनस है तो ऋण अवास्तविक। ओके। अब देखो Q है तो Q को परिमेय संख्याओं का समुच्चय पढ़ेंगे। Q जहाँ दिखाई देगा उसको क्या पढ़ेंगे हम, परिमेय संख्याओं का समुच्चय दिया है। अगर Q प्लस दिया है तो धन परिमेय हो जाएगा, Q मतलब परिमेय, प्लस मतलब धन परिमेय हो जाएगा। Q माइनस दिया है ऋण परिमेय हो जाएगा। आई होप कि क्लियर। जब क्लियर हो तो आप क्या कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आप क्लियर हो तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर लिए होंगे, उम्मीद करते हैं आप स्क्रीनशॉट कर लिए हैं। जब कर लिए हैं तो ये वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। जाते जाते आपसे बोल देते हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपके पास मेरे नए वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आपके पास चला आए। तो आपसे विदा लेते हैं।
तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम।